नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। क्रिप्टो करेंसी को लेकर भले ही आज कैबिनेट में कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन सरकार बिल लेकर आने वाली है, ये बात साफ है। और ये भी बात साफ है कि जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकलने का मौका मिले। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, जो लोग क्रिप्टो में निवेश कर चुके हैं उनके मन में यही सवाल है कि बिल कैसा होगा, क्या होगा, और जो प्राइवेट वाली बात कही गई थी, प्राइवेट बिटकॉइन, प्राइवेट क्रिप्टो वाली बात जिस पर बैन लगाने की बात कही गई थी, उसको लेकर निवेशकों के मन में काफी शंकाएं हैं। क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल, इस बात की उम्मीदें लगाई जा रही थी। सोर्स हमें बता रहे हैं कि सरकार इसको लेकर गंभीर है। कुछ और चर्चा की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे मसले हैं तकनीकी तौर पर जिसमें कुछ और स्पष्टता चाहिए। हालांकि सोर्स हमें ये भी बता रहे हैं कि जो बिल के प्रावधान होंगे उसमें जो लोग इस वक्त क्रिप्टो में फंसे हैं उनको एक तरीके से विंडो दिया जा सकता है कि वो जो भी वाजिब टैक्स है वो पे करके इससे बाहर निकल आए, क्योंकि सरकार आरबीआई की स्टैंड को मान रही है, उसके पक्ष को मान रही है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसको बैन कर देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एक तरीके से एक पैरेलल सिस्टम खड़ा हो जाएगा और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है आने वाले दिनों में। लिहाजा सरकार आरबीआई के इस स्टैंड को मान रही है और बिल के प्रावधानों में इस बात का जिक्र होगा कि एक विंडो जो है इन्वेस्टर्स को दिया जा सकता है। हालांकि सोर्स सरकार के अंदर जो सोर्स हैं हम ये भी बता रहे हैं कि ये किसी भी ऐसे कानून के पक्ष में होता है। जब आप नया बिल लेकर आते हैं या जो मौजूदा स्थिति है उसको बदलते हैं तो एक ग्रैंड फादरिंग होती है, जिसमें आप एक विंडो देते हैं, जिसमें इस बात का जिक्र होता है कि कोई भी निवेशक फंसा हुआ है तो वो इस समय सीमा के अंदर वो ज़रूरी जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा करे और उससे बाहर निकल जाए। हालांकि ये टाइम फ्रेम कितने वक्त का होगा इस पर अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि बिल के कंट्रोवर्स जो हैं अभी उस पर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। सरकार ये भी कह रही है कि काफ़ी गंभीर है और जल्द ही इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। तो ये मसले हैं जिस पर चर्चा चल रही है, लेकिन ये एक राहत की बात है, खासकर वैसे निवेशक जो कि इसमें फंस चुके हैं और इससे निकलना चाहते हैं। वो अपने जो भी उनकी कमाई क्रिप्टो से हो रही है उसका वो डिक्लेरेशन देंगे, सोर्स बताएंगे, टैक्स पे करेंगे और फिर वो इससे बाहर निकल सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। क्रिप्टो करेंसी को लेकर भले ही आज कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई, लेकिन सरकार इसको रेगुलेट करने के लिए संसद में एक बिल लेकर आने वाली है। इस बात पर हमने बिजनेस से जुड़े लोगों से बातचीत की। क्रेबाको के फाउंडर और सीईओ सिद्धार्थ सोगानी के मुताबिक क्रिप्टो पर पूरी तरह से बैन की संभावना कम है। आरबीआई सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन ला सकती है। इंट्रोडक्शन, कंसिडरेशन एंड पासिंग, तो ये बिल कोई पास नहीं हुआ है। हमने थोड़ा और स्टडी किया इसका, टू ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो लास्ट ईयर, आई मीन अर्लियर दिस ईयर, February 2021 का जो बजट सेशन के पहले जो बुलेटिन आया था उसमें और इसमें एग्जैक्टली सेम वर्ड्स लिखे गए हैं। हाउएवर February से लेके अभी तक इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें डेवलप हुई है। गवर्नमेंट, निर्मला सीतारमन जी ने और काफी लोगों ने इन बिटवीन ये भी कहा कि हम लोग एक मिडिल पाथ अपनाएंगे। और लास्ट 10 दिन में पीएम मोदी ने कैबिनेट के साथ मीटिंग करी है रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस, और लास्ट मंडे को इंडस्ट्री के साथ भी इंटरेक्शन हुआ है स्टैंडिंग कमेटी का। तो ये सब को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि एक आउटराइट बैन जैसा आएगा। हाँ, रेगुलेशंस आएंगे, टैक्सेस होंगे, फ्रेमवर्क्स आएगा, एक्सचेंजेस और कंप्लाइंट बनेंगे। आई थिंक ये वी आर ट्राइंग टू रीड टू मच बिटवीन द लाइंस। वहीं ज़ेपे के सीईओ अविनाश शेखर के मुताबिक क्रिप्टो पर रेगुलेशन संभव है। सरकार को क्रिप्टो पर रेगुलेशंस लाना चाहिए। जो हम सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन की बात करते हैं वो एक तरीके से जैसे पुराने जमाने में कंपनी का इंट्रानेट होता था उस तरीके से है। उसका कुछ यूज है, बट जो अगर आपको प्रॉपरली यूज करना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, तो बिना क्रिप्टो के वो यूज नहीं हो सकती है। खासकर जो बिल की बात है या इसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, तो रेगुलेट कर सकते हैं। बाकी कंट्रीज ने रेगुलेट करा है, सिंगापुर ने रेगुलेट कर रहा है, यूएस रेगुलेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि रेगुलेशन पॉसिबल नहीं है। जो भी कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो दोनों चीज के लिए यूज हो सकती है। अच्छे काम के लिए यूज हो सकती है, कुछ बुरे काम के लिए यूज हो सकती है। तो जो
कि हमारा जो काम है, जो गवर्नमेंट का काम है, जो लेजिटिमेट प्लेयर है उनका काम है कि कैसे इंश्योर करें कि इलेजिटिमेट यूज के लिए ना यूज हो और लेजिटिमेट यूज के लिए यूज हो। तो वही काम जो रेगुलेशन कर सकता है। मुझे लगता है कि काफी पिछले 6 महीने में काफी जो गवर्नमेंट से न्यूज आई है, जो इंटरेक्शन हुई है गवर्नमेंट से, वो काफी न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव नहीं है। संसद का शीतकालीन सत्र काफी व्यस्त रहने वाला है। सरकार इस सेशन में कुल 26 बिल पेश करेगी। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा अभी क्रिप्टो करेंसी और 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर बिलों के अलावा भी कई अहम बिल हैं। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जो कि 23 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे कौन से अहम बिल हैं जो कि विंटर सेशन में सरकार लेकर आने वाली है? ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, इस विंटर सेशन में क्या कुछ खास होने वाला है? कौन कौन से अहम बिल हैं? देखिए, संसद के शीत सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण बिल जो है वो पेश करने वाली है। करीब करीब 26 बिल है जिसको पेश किए जाएंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट बिल की चर्चा कर लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तीनों कृषि कानून को वापसी से संबंधित जो बिल है, जिसको कि ऑलरेडी प्रधानमंत्री ने जिसकी घोषणा कर दी है, कैबिनेट ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है। लिहाजा सरकार संसद के दोनों सदनों में कृषि कानून को वापस लेने से संबंधित बिल पेश करेगी और इस कानून को रद्द करेगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बिल है, वो है क्रिप्टो करेंसी से संबंधित। काफ़ी इम्पॉर्टेंट बिल है, काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है। इससे संबंधित बिल सरकार संसद में पेश करेगी, जिसके जरिए इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि निवेशक जो हैं वो अलग अलग तरह के क्रिप्टो करेंसीज के झांसे में ना आए, उसमें ना फंसे। उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, क्रिप्टो करेंसीज की क्या परिभाषा होगी, किस तरह के जो है एमनेस्टी स्कीम के तर्ज पे विंडोज दिए जाएंगे, ये तमाम जो प्रावधान है उस बिल में हो सकते हैं। इसको सरकार संसद में पेश करेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बिल है, वो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। इसके जरिए सरकार डिस्कॉम की सेहत को मजबूत करना चाहती है और खासकर बिजली वितरण को जो है डी लाइसेंसिंग करना चाहती है। मतलब निजी कंपनियों को इस बात का अधिकार देना चाहती है कि वो किसी भी राज्य में जाकर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के काम में लग सकती है। हालांकि ये काफ़ी विवादास्पद है, लेकिन सरकार ने इसको लोकसभा के बिजनेस लिस्ट में शामिल कराया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि चालू वित्त वर्ष में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए सरकार आगे बढ़ेगी। लिहाजा जो बैंकिंग अमेंडमेंट रेगुलेशन बिल है इसको भी पेश किया जाएगा, जिसके जरिए सरकार जो है इस बात के रास्ते अख्तियार करेगी कि जो सरकारी बैंकों का निजीकरण जो है चालू वित्त वर्ष में किया जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बिल है, वो है PFRDA से संबंधित, जहां पे यूनिवर्सल पेंशन के टारगेट के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। PFRDA की जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसको और उसमें स्वतंत्रता दी जाएगी। लिहाजा इसको ट्रस्ट से अलग किया जाएगा और इसको ध्यान में रखते हुए एक इम्पॉर्टेंट बिल सरकार संसद में पेश करेगी। इसके अलावा एक और बिल है, वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से संबंधित, जिसमें प्री पैक्ड जो स्ट्रक्चर है, जो प्लान है इंसॉल्वेंसी का, उसको ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। मकसद ये है कि जो मौजूदा प्रक्रिया है इंसॉल्वेंसी का, उसमें काफ़ी लंबा वक्त लग रहा है। सरकार को जितनी रिकवरी की उम्मीद है उतनी हो नहीं पा रही है। लिहाजा प्री पैक्ड प्लान का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा मजबूत किया जाएगा और इससे संबंधित बिल सरकार संसद में पेश करेगी। शुक्रिया प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण योजना 4 महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। अब ये योजना मार्च 2022 तक लागू रहेगी। ये योजना कोविड महामारी के दौरान लागू की गई थी और इसमें गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। मार्च 2022 तक 2,60,000 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च होंगे। आज कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें निर्णय किया गया है कि कोविड-19 महामारी के चलते जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना, जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है।
और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में आज फिर से मुनाफा वसूली हावी हो गई है। शुरुआती तेजी गंवाकर निफ्टी आखिर में 88 अंक गिरकर 17,415 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 323 अंकों की गिरावट दिखी। बाजार में पूरे दिन कैसा कारोबार रहा और कहां दिखा सबसे ज्यादा एक्शन, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, आज बाजार में किस तरह की हलचल रही? जी, आज दिन भर बाजार में तेजी रही, लेकिन अब आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से बाजार में दबाव देखने को मिला। और अगर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर नजर डालेंगे तो दोनों ही लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी करीब 80 अंकों से ज्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुआ और सेंसेक्स में भी 300 अंकों से ज्यादा की कमजोरी दिखी। हालांकि दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की बात करें तो वो उलट कारोबार कर रहा था और ऊपरी स्तरों से दबाव वहां पर भी देखा गया, लेकिन हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा बैंक निफ्टी भी। अगर गिरावट की बात करें तो अपने हाई से, आज के इंट्राडे हाई से निफ्टी में 200 अंकों से ज्यादा की और सेंसेक्स में करीब 800 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। कुछ दबाव बनाने का काम किया आज आईटी, ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। वहीं ऑयल एंड गैस शेयर्स और कुछ सरकारी कंपनियां भी ऐसी थी और सरकारी बैंक भी ऐसे थे जो कि दिन भर आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। इसमें निफ्टी गेनर्स पर अगर बात करेंगे तो अदानी पोर्ट में अच्छी तेजी देखी गई। उसके बाद ओएनजीसी, कोल इंडिया, बीपीसीएल, यहाँ पर अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा था। और निफ्टी लूजर पे टाटा कंज्यूमर, आयशर, मारुति सुजुकी और इन्फोसिस जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पर कि आज कमजोरी देखने को मिली है। आईटी में भी अगर बात करें तो मिड कैप स्टॉक्स भी कुछ ऐसे थे जहां पर कि आज दबाव दिखा, जिसमें कि माइंडट्री, मैस्टेक, एलएनटी इन्फोटेक, यहां पर आज काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। ऑटो स्पेस में आयशर और मारुति तो दबाव में कारोबार कर ही रहे थे, उसके अलावा बॉश और टाटा मोटर्स में भी कमजोरी आज देखी गई है। लेकिन वहीं आज के कारोबार में सरकारी बैंकों में काफी शानदार तेजी देखी गई। इसमें जो छोटे मझोले बैंक थे वहां पर अच्छी तेजी देखी गई, करीब 10 से 11% की। इसमें आईओबी, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज अच्छी मजबूती देखी जा रही थी। बहुत शुक्रिया पूजा इस पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं, जिसके लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। जेवर के रोही गांव में भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम है। यहां एक विशाल पंडाल तैयार किया गया है, जहां तकरीबन 1.5 लाख लोगों की व्यवस्था की जा रही है। यहां 7 साइट पर 3 लाख वर्ग मीटर में 9 पार्किंग बनाई जा रही है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे, जिनके हेलीकॉप्टरों के उतरने के लिए 7 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12 बजे जेवर पहुंचेंगे और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जेवर एयरपोर्ट हर लिहाज से बेहद खास है, जिसके बनने से पूरे इलाके में विकास की नई बयार बहने की उम्मीद है। देखिए रिपोर्ट। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, रोजगार को मिलेगी नई उड़ान। 2024 तक शुरू होगी उड़ानें। यूपी के विकास का नया चैप्टर। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर इलाके में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके शिलान्यास की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को भव्य समारोह में एयरपोर्ट की बुनियाद रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी बार बार जेवर जाकर यहां के काम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ये एयरपोर्ट बेहद भव्य होने के साथ साथ कई और खासियतों से भी लैस होगा। ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। इसे पीपीपी मॉडल पर ज्यूरिक एयरपोर्ट एजी के साथ बनाया जा रहा है। ये पूरी तरह से डिजिटल और पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट 5,845 हेक्टेयर जमीन पर 29,650 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। पहले चरण में सितंबर 2024 तक 10,050 करोड़ की लागत से 2 रनवे तैयार होंगे। इसके लिए 1300 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल होगा। शुरुआत में 50 लाख यात्री इसका इस्तेमाल करेंगे। 30 साल में इसकी क्षमता बढ़ाकर सालाना 1.2 करोड़ यात्री करने की योजना है। साल 2001 में राजनाथ सिंह के यूपी के मुख्यमंत्री रहते जेवर में एयरपोर्ट की योजना बनी थी। बाद की सरकारों के सियासी दांव-पेचों में उलझकर ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन 2014 में केंद्र में मोदी सरकार और 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जेवर एयरपोर्ट की योजना पर बेहद तेज रफ्तार से काम हुआ। सरकार का दावा है कि ये एयरपोर्ट प्रदेश के विकास के लिए बेहद अहम साबित होगा। 5 एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश। दिल्ली एनसीआर, मथुरा, अलीगढ़ और आगरा के पास होगा ये एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट 4 एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। यमुना अथॉरिटी ने रोजगार के मौके बढ़ने का दावा किया है। येडा के मुताबिक 3 साल में इलाके में 18,000 करोड़ का निवेश आया है।
एयरपोर्ट शुरू होते होते 2 लाख से ज्यादा नौकरियां बनेंगी, जबकि 10 साल में औद्योगिक विकास से 5 से 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही इलाके में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ चुकी हैं। आर्थिक गतिविधियां भी रफ्तार पकड़ रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये एयरपोर्ट अगले कुछ साल में विकास के लिए इंजन के तौर पर काम करेगा, जिससे आसपास का इलाका ही नहीं पूरा प्रदेश तरक्की की नई उड़ान भरेगा। ईटी नाउ स्वदेश। भारत में 2.5 साल बाद सेवा में लौटे बोइंग 737 मैक्स विमान में तकनीकी तौर पर कई शानदार बदलाव किए गए हैं। बोइंग इंडिया के प्रेसिडेंट सलिल गुप्ते को भरोसा है कि यात्रियों को बेस्ट फैसिलिटी और सर्विस देकर बोइंग मैक्स लोगों का भरोसा जीतने में बहुत जल्द कामयाब होगा। हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने बोइंग इंडिया के प्रेसिडेंट सलिल गुप्ते से खास बातचीत की। So first I would like to understand what sort of modification, what sort of changes have been done so that these aircraft are now being placed 2.5 years after they were grounded. So there were many requirements that global regulators had as it related to changes to the flight control software and various other modifications to wiring and other areas of the aircraft that global regulators had. And to this point, 175 out of 195 global regulators have approved the 737 MAX for return to flight. So we're very, very pleased to have it back up in the air here in India. So you think so now this is fit to fly, and what message would you like to convey so that the passengers can repose their faith while flying this 737 MAX aircraft? Well, so the 737 MAX has flown safely over 250,000 flights since it was originally ungrounded in the US, and over 500,000 flight hours, so 500,000 flight hours with an extremely high reliability rate of 99.4% flight reliability, which is up there with the best airplanes in the world, including its predecessor, the 737NG. And so, but those are all statistics, those are all numbers. We understand that this is very personal for every individual person in terms of their comfort. And we will win back faith and trust in the 737 MAX, one pilot at a time, one flight at a time, one passenger at a time. That's the only way trust can be won back. So now the aircraft is back to business. So would like to understand the scope part. Seeking the Indian aviation market, what role or the scope you think so this special aircraft can really play and where it can really fit in? Well, it's a very valuable tool in many markets, right? Certainly SpiceJet is using it in the low-cost carrier market. We see ultra-low-cost carriers around the world using the 737 MAX. And then, of course, there's also the full-fare premium markets where the 737 MAX is very useful on a number of different stage lengths. So it's an extremely versatile tool because of the fuel efficiency that it can generate for our customers, and then also because of its configurability. राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और स्टेट की ब्यूरोक्रेसी के काम करने पर हैरानी जताई है। अदालत ने पूछा कि प्रदूषण बेकाबू होने के बाद ही कदम क्यों उठाए जाते हैं। उत्तर भारत में पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों और विशेषज्ञों से बात कर कोई स्थायी समाधान निकालने को कहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 29 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा। इस बीच केंद्र को निर्देश दिए हैं कि वो 2-3 दिन तक प्रदूषण पर नजर रखे और अगर AQI 100 से कम होता है तो नियमों में ढील दे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिमन्यु। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एवं राज्य सरकारों को जल्द से जल्द किसानों एवं विशेषज्ञों से बात कर पराली की समस्या का समाधान ढूंढने को कहा है और यह भी स्पष्ट किया है कि हर साल प्रदूषण की दर बढ़ने से पहले ही सरकारों को खुद से इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए ताकि दिल्ली वालों को हर साल प्रदूषण की समस्या से ना जूझना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने यह सजेशन भी दिया कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों से पराली को उन राज्यों में भेजा जा सकता है जहां पर कैटल यानी कि जानवरों के खाने के चारे की शॉर्टेज है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फार्मर्स को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देना काफी जरूरी है ताकि हर साल प्रदूषण की दर को बढ़ने से रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एवं राज्य सरकारों को परिभाषा देने को कहा कि दिल्ली में एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने
सरकारों को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भलाई के लिए हजारों करोड़ का कंस्ट्रक्शन वर्कर फंड का इस्तेमाल करने के लिए भी आदेश दिया। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने सुप्रीम कोर्ट में यह फरमाया था कि बार बार कंस्ट्रक्शन पर बैन लग जाने के कारण उनका रहन सहन काफी मुश्किल हो जाता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक साइंटिफिक मॉडल बनाने को कहा है, जिसके तहत पिछले 5 साल का डेटा देखा जाएगा और उसके आधार पर सीवियर एयर पोल्यूशन के दिनों से पहले ही एक्शन ले लिया जाए, ताकि प्रदूषण की दर हर साल इतनी ज्यादा ना बढ़े। बहुत शुक्रिया अभिमन्यु इस पूरी जानकारी के लिए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराने का रास्ता साफ कर दिया है। साथ ही डीजल कार को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराने पर जो खर्च आएगा दिल्ली सरकार उस पर सब्सिडी भी देगी। देखिए रिपोर्ट। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अपनी डीजल कार को बदलकर इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर रोक लगाने के मकसद से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराने पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने इसका जिम्मा 2 कंपनियों को सौंपा है। इतना ही नहीं, डीजल कार कन्वर्ट कराने पर दिल्ली सरकार सब्सिडी देगी। कन्वर्ट कराने पर 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आता है। ज्यादा कंपनियों के आने के बाद ये लागत घटेगी। कन्वर्ट कराने का जिम्मा एट्रियो और नॉर्थ वेएमएस कंपनी को दिया गया है। दरअसल दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को चलाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट सख्ती बरत रहे हैं, जिसकी वजह से पुरानी गाड़ियों के ऊपर तलवार लटकती रहती है। अब इन गाड़ियों को कन्वर्ट कराने में सरकारी मदद का ऐलान इन गाड़ियों के मालिकों के लिए राहत ला सकता है। फिलहाल 10 साल पुरानी डीजल कारों पर पूरी तरह रोक है। वहीं 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां सड़क पर नहीं चल सकती। दिल्ली में करीब 38 लाख पुरानी गाड़ियां हैं। इनमें 35 लाख पेट्रोल और 3 लाख डीजल कारें हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने अभी ये साफ नहीं किया है कि डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कराने पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी। इसे लेकर प्लान तैयार किया जाना अभी बाकी है। फिर भी इतना तो साफ है कि अगर आपके पास भी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब आपको गाड़ी बेचने या स्क्रैप कराने की जरूरत नहीं है। ईटी नाउ स्वदेश। सुकून के साथ पैसेंजर को उनकी मंजिल पर पहुंचाने वाली दिल्ली मेट्रो के खाते में एक और नया कीर्तिमान जुड़ने जा रहा है। कल से दिल्ली मेट्रो की 58 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर ट्रेनें बिना ड्राइवर के दौड़ेंगी। इस कामयाबी के साथ ही दिल्ली ने ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन में वैंकूवर और दुबई मेट्रो को पीछे छोड़ देने का ये बात सामने आई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इसका उद्घाटन करेंगे। सफर पहले जैसा ही सुकून भरा होगा। मेट्रो भी वही होगी, लेकिन कल से दिलवालों की नगरी की दिल्ली मेट्रो में एक ऐसी उपलब्धि जुड़ने जा रही है जो इसे दुनिया के बेहतरीन मेट्रो सेवाओं में और शानदार बना देगी। मजलिस पार्क से शिव विहार तक कल से मेट्रो ट्रेनें बिना ड्राइवर के चलेंगी। 58.43 किलोमीटर दूरी वाली पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी लाइन है। पिंक लाइन पर ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत के साथ ही ये डीएमआरसी नेटवर्क का दूसरा कॉरिडोर होगा जहां मेट्रो ट्रेनें बिना ड्राइवर के चलेंगी। 37.5 किलोमीटर लंबी मेजेंटा मेट्रो रूट पर पिछले साल से ड्राइवरलेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसका उद्घाटन पिछले साल 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पिंक लाइन कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के ट्रेनों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली मेट्रो में कुल ड्राइवरलेस नेटवर्क बढ़कर 96 किलोमीटर का हो जाएगा। पूरी दुनिया के ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क में 9% हिस्सा दिल्ली मेट्रो का होगा। इस कदम के साथ ही दिल्ली मेट्रो वैंकूवर स्काई ट्रेन और दुबई मेट्रो को पीछे छोड़ देगी और ये कुआलालंपुर के रैपिड केएल सिस्टम के करीब पहुंच जाएगी। अब नजरें टॉप पर मौजूद शंघाई मेट्रो और सिंगापुर एमआरटी के ड्राइवरलेस मेट्रो ऑपरेशन को पीछे छोड़ने पर होगी। लगातार नए मुकाम हासिल करने की तरफ बढ़ रही दिल्ली मेट्रो के कदम यहीं नहीं रुकने वाले। मजलिस पार्क से मौजपुर के बीच पिंक लाइन के एक्सटेंशन के साथ दिल्ली मेट्रो का ड्राइवरलेस नेटवर्क बढ़कर 108.5 किलोमीटर हो जाएगा। इस फेज के 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। ईटी नाउ स्वदेश। स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।